हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मीणा और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, क्योंकि जो भी हमारी वीडियो डलती है वो कानून की जानकारी के लिए हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो वो अगर आपको कानून की जानकारी प्राप्त करनी है जिससे कि आपको आगामी समय में किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो उसका आप सामना कर सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर अधिकतर सभी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं। उन क्वेश्चनों का जवाब इस वीडियो पर देंगे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लगभग बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है, तो उस विषय पर मैं चाहता हूं कि ये जानकारी आप सभी को, किसी व्यक्ति विशेष को ना देकर आप सभी के सामने ये जानकारी में पेश करूं। दोस्तों, जो सीआरपीसी 125 जो ये बताता है कि मेंटेनेंस किसको लेना है और किसको देना है, और मेंटेनेंस कौन ले सकता है, मेंटेनेंस कौन दे सकता है, मेंटेनेंस लेने के लिए क्या समय सीमा होनी चाहिए, और एक इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर अगर मेंटेनेंस बंद दिया जाता है, कोर्ट का आदेश जब आ जाता है, तब वो कोर्ट पर केस कितने साल तक चलेगा और मेंटेनेंस कितनी समय सीमा के भीतर भीतर उसको देना पड़ेगा या कब तक मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मीणा और आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, जब अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई सीआरपीसी 125 के तहत अगर मेंटेनेंस डिसाइड कर दिया जाता है तो उसको मेंटेनेंस दे होता है। और आप अगर किसी भी एडवोकेट्स के पास जाते हैं या अगर आपके ऊपर सीआरपीसी 125 के अंतर्गत अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है तो आपसे लगभग लगभग सभी लोग यही बोलते हैं कि आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब मेंटेनेंस किसको देना पड़ेगा, आप आपसे मेंटेनेंस की डिमांड, पहले तो मैं एक क्वेश्चन को क्लियर कर दूं कि मेंटेनेंस कौन कौन ले सकता है। मेंटेनेंस अगर किसी पत्नी के अगर कोई पुत्र है, पुत्री है और वो अपने पति से अलग रह रही है तो वो बच्चे भी मेंटेनेंस लेने के हकदार होते हैं, क्योंकि उनका लालन पालन जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाते, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, तब तक वो अपने पिता से मेंटेनेंस ले सकते हैं। क्योंकि पिता की जिम्मेदारी मानी जाती है कि वो अपने जो संतान पैदा हुई है और जिसके साथ उसने साथ फेरे लेकर जो शादी की है, तो उनकी जो जीवन यापन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति पिता द्वारा की जाए। और दोस्तों, सेकंड अगर इस पर ही बात करते हैं तो एक बूढ़े माँ बाप वो भी अपने बेटे से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं अगर वो अपना लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास उनका खर्च करने के लिए और वो जीवन जीने के लिए अगर उनके पास पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और अगर बेटा ये दरकिनार करता है, उनको खर्चा नहीं देता हो, उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता हो, तो वो भी मेंटेनेंस ले सकते हैं। दोस्तों, ये क्लियर है कि मेंटेनेंस लिया भी जाता है और दिया भी जाता है, क्योंकि जो संविधान में जो इसके जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के आधार पर ही सभी को मेंटेनेंस की पूर्ति की जाती है। क्योंकि मेंटेनेंस लेने के लिए उसी व्यक्ति को उत्तरदायित्व ठहराया जाता है जिसका दायित्व बनता है। और अगर एक इस पर ही मेंटेनेंस की अगर एक और बात करें इस पर कि और कौन मेंटेनेंस ले सकता है, तो दोस्तों, अगर किसी स्त्री या कोई भी बेटी है जिसकी शादी कर दी गई है और वो विधवा हो गई है और उसने वहां से परित्याग कर दिया है और वो अपने माता पिता के पास रह रही है, और अगर माता पिता उसको खर्चा नहीं दे रहे हो, अगर उसको जीवन जीने के लिए उसके पास पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो, पर्याप्त राशि उसके पास नहीं हो, खर्च घर खर्च चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हो, तो वो विधवा स्त्री भी अपने पिता से मेंटेनेंस की राशि की डिमांड कर सकती हो और मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब दोस्तों, कॉमन सी बात है कि अगर किसी के भी ऊपर अगर सीआरपीसी 125 के अंतर्गत अगर कोई मामला दर्ज होता है, तब आप किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेते हैं या कोई एडवोकेट से आप सलाह लेते हैं, तब एक ही बात आपसे बोलते हैं कि आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब इस पर ये क्लियर नहीं है दोस्तों, हो सकता है कि आपको मेंटेनेंस ना देना पड़े। और अगर पत्नी का अगर रहा सवाल पत्नी का, अगर पत्नी अकेली है, अगर पत्नी के कोई संतान नहीं है, तो आपको मेंटेनेंस देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है। ये चीज आप क्लियर कर लीजिए कि आपको ये विचारधारा में नहीं रखना है कि आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। ये कोर्ट की प्रोसेसिंग और जो कोर्ट की कार्यवाही होती है उसके बाद ही डिसाइड इसको किया जा सकता है। और आपको जब अगर कैसा कोई भी अगर ऐसा केस आपके ऊपर दर्ज होता है तो आपको बड़ी ही चतुराई से उस केस की पैरवी आपको एडवोकेट्स के माध्यम से करवानी है। क्योंकि अगर आपकी अगर पैरवी कमजोर होगी तो आपके हो सकता है मेंटेनेंस ज्यादा बन जाए, या आप आपके पास इतनी इनकम का सोर्स नहीं है तो आपको मेंटेनेंस उससे भी ज्यादा अगर मेंटेनेंस बांध दिया जाएगा तो आपको तो एक आपत्ति आपके सिर पर आ पड़ेगी कि आप करेंगे तो भी क्या करेंगे। तो आपको जितने अगर ऐसी कोई प्रोसेस होती है तो आपको जो
एक तो बिल्कुल आपको नॉर्मल रहना है कि आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, और आपको पैरवी के समय आपको वो हर एक चीज नोट करवानी है कि आप किस वजह से आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अब इस पर अगर कोई कोई भी व्यक्ति अगर उसके ऊपर अगर मेंटेनेंस की राशि का अगर डिसाइड हो जाता है, तो उसके बाद कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोर्ट की कार्रवाई होती है, और कोर्ट चाहे तो जितना भी मेंटेनेंस किसी व्यक्ति के ऊपर बांध सकता है। और मेंटेनेंस बांधने के बाद आपके पास एक ही माध्यम बचता है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट जाने के बाद भी हो सकता है कि वहां से आपके मेंटेनेंस को कम भी कर दिया जाए और आपके मेंटेनेंस को बढ़ा भी दिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट भी एक विशेष बिंदुओं पर नोटेट करता है कि आपके पास इनकम कितनी है, और जितनी आपसे मेंटेनेंस की डिमांड की है तो उसको क्या किया जाए और कैसे उसको किया जाए। तो आपको जब अगर कोई ऐसा केस रजिस्टर्ड होता है, तो आप जब केस रजिस्टर्ड होता है तो उसके साथ साथ ही आपके पास अगर कोई एविडेंस है तो उनको आपको कोर्ट को सुपुर्द कर देना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में जब आपका केस का अगर डिसाइड हो जाता है और केस जब फाइनल स्टेज पर चला जाता है, कोर्ट का आदेश आ जाता है, तब उसके बाद आपके पास करने के लिए कुछ नहीं बचता है। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आप पहले से ये ध्यान दें कि आप कैसे कैसे मेंटेनेंस को कम करवा सकते हैं। और अगर अकेली अगर पत्नी है तो उसको मेंटेनेंस देना अनिवार्य ही नहीं है कि उसको मेंटेनेंस दिया ही जाए, और ये भी कोई कंफर्म नहीं है कि आपको मेंटेनेंस कितने समय तक देना होगा। अगर आपकी पत्नी है और वो अगर अपने घर वालों के पास ही बैठी हुई है, तो आपको हो सकता है कि वो जब तक वो घर वालों के पास रहेगी तब तक आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और अगर उसके साथ साथ अगर बच्चे भी है, छोटे बच्चे हैं, तो आपको उनका भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और ये एक क्लियर पॉइंट है, अगर किसी पत्नी के अगर संतान है, वो आपकी संतान है, तो आपको 100% मेंटेनेंस देना पड़ेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई भी कोर्ट आपके इस चीज के लिए ये गवाही नहीं देगा कि आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, मेंटेनेंस 100% देना पड़ेगा। अब आप अगर अपने हिसाब से अगर कोई सलाह मशवरे के हिसाब से अगर मेंटेनेंस डिसाइड करके अगर उनको मेंटेनेंस देते हैं, फिर भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और आप अगर उनको कोर्ट के माध्यम से अगर मेंटेनेंस देना चाहे तो भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट के माध्यम से अगर जब मेंटेनेंस डिसाइड होता है तब बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस हो जाती है, और पैसे की भी वहां पर बर्बादी होती है। तो दोस्तों मेरा यही सुझाव है कि अगर कोई अगर ऐसी स्थिति होती है जिस पर अगर आप आपसे समझौते से अगर कोई मेंटेनेंस डिसाइड कर सकते हैं, तो आप मेंटेनेंस की आप वहां जाकर डिसाइड कर सकते हैं। नहीं तो जो भी स्थिति बनती है आप उसके आधार पर। और अब इसके साथ साथ ही एक चीज और नोटेट कर लेते हैं कि अगर कोई भी स्त्री वो बिना मतलब के आपको छोड़कर गई है, या वो आप उसको रखने के लिए एग्री थे, और उसके बाद भी वो महिला छोड़कर अपने पियर चली गई है और वहां जाकर मेंटेनेंस का केस उसने फाइल कर दी है, तो दोस्तों इस पर आपको देखना है कि आपके पास क्या एविडेंस है। आप एविडेंस के आधार पर केस को जीत सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास एविडेंस नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका, और आपको 100% मेंटेनेंस उसको देना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जानकारी अगर पसंद आई है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ ही आप घंटे के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो डलते ही आपके पास तुरंत सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद।